गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज हमारा टॉपिक है फिजिक्स में गुरुत्वीय त्वरण, जिसको हम स्मॉल जी से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं या दर्शाते हैं। तो इसके बारे में जो भी पॉइंट्स हैं, तो आज हम उसके बारे में पूरा पढ़ेंगे। ठीक है, कि गुरुत्वीय त्वरण कहाँ बढ़ता है, कहाँ घटता है, और भी चीजें हैं जो आपको इसमें बताई जाएंगी। सबसे पहली बात आती है गुरुत्वीय त्वरण होता कहाँ है। ठीक है, पृथ्वी का जो त्वरण होता है उसको कहते हैं गुरुत्वीय। पृथ्वी पे अगर कोई पिंड, बाहरी पिंड स्पेस से अगर धरती की तरफ आता है तो उसकी क्या होती है, टाइम टू टाइम क्या हो जाती है, उसकी स्पीड बढ़ जाती है। मतलब कि इसमें क्या आ जाता है, त्वरण बढ़ता ही जाता है। ठीक है, एक्सीलरेशन बढ़ता ही जाता है। तो जो पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण का मान है वो भिन्न भिन्न स्थान पर क्या क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है। तो गुरुत्वीय त्वरण या गुरुत्वीय बल कुछ नहीं है। पहले गुरुत्वीय बल होता है जो खींचता है, पृथ्वी का जो भी बल खींचता है तो उसको गुरुत्वीय बल कहते हैं। और जिस स्पीड से खींचता है उसको गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। स्पीड टाइम पे क्या होती है, डिपेंडेबल होती है, ये बढ़ती जाती है। वैसे इसकी फिक्स स्पीड कितनी, 9.8 मीटर पर सेकेंड। इसका जी का मान कितना बताएगा, इस पर पृथ्वी पर 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, और ये क्या होता है, ध्रुवों पर ज्यादा होता है और भी कहीं कम होता है, कहीं ये सब चीजें आपको बताई जाएंगी। अब सबसे पहली बात आती है गुरुत्वीय त्वरण का परिवर्तन। जी के मान में परिवर्तन। जी के मान में परिवर्तन, जी के मान में परिवर्तन कहाँ बढ़ता है कहाँ घटता है, इस चीज को हम बताते हैं। ठीक है, जब पृथ्वी से, जैसे कभी पृथ्वी से क्या होता है, ये क्या है, पृथ्वी। ठीक है, या अर्थ। जब हम पृथ्वी से ऊपर या नीचे जाते हैं तो क्या होता है, जी का मान घटता है। पृथ्वी के जिस मतलब सतह से या हम ऊपर जाते हैं या नीचे जाते हैं तो जी का मान क्या होता है, घटता है। ठीक है, ऊपर जाने से और नीचे जाने से क्या होता है, जी का मान घटता है। तो हम क्या लिख सकते, यहाँ पे पॉइंट क्या लिख सकते हैं, सबसे पहला पॉइंट, पृथ्वी से ऊपर या नीचे जाने पर क्या होता है, जाने पर जी घटता है। ठीक है, जी क्या होता है, घटता है। ठीक है, एक पॉइंट आया कि जी का मान घटता है। अगर हम पृथ्वी से ऊपर जाएंगे तो जी का मान घटेगा, और यदि खोद के हम उसके नीचे जाएंगे तो क्या होगा, इसका मान भी फिर भी घटेगा। फिर आती है सेकंड बात कि ये क्या है, पोल, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। नॉर्थ पोल और साउथ पोल, इसमें क्या होता है, नॉर्थ पोलो पे क्या होता है, जी का मान हमेशा क्या होता है, बढ़ता है। पोलो पर क्या होता है, पोल्स पर जी का मान क्या होता है, बढ़ता है। इंक्रीजमेंट का साइन लगा दिया, इसको कहते हैं बढ़ना। पोल्स पर क्या होता है, जी का मान हमेशा बढ़ता है। पोल्स पर अगर किसी भी वस्तु का जी का मान निकालेंगे या पृथ्वी का जी का मान निकालेंगे तो वो क्या होगा, बढ़ेगा, मतलब 10 हो जाएगा। 9.8 से कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 0.2% का क्या होगा, उसमें फर्क दिखेगा। फिर आता है कि और कहाँ पे होगा, विषुवत रेखा। ठीक है, विषुवत रेखा या विषुवत रेखा पर जी का मान क्या होता है, ना बढ़ता है ना घटता है। कितना रहता है, 9.8 ही रहता है। किस पर, विषुवत रेखा, जिसको हम कहते हैं सेंटर पॉइंट बोल दीजिए। विषुवत रेखा क्या होती है, सेंटर पॉइंट से थोड़ा सा ऊपर होती है। ठीक है, सेंटर लाइन से क्या होती है, थोड़ा ऊपर होती है, तो इसलिए हम इसको देख सकते हैं कि विषुवत, और जी का मान क्या रहता है, समान।
ना घटेगा ना बढ़ेगा, जितना भी एरिया आएगा इसके अंतर्गत ना बढ़ेगा ना इसके अंतर्गत जी का मान घटेगा। फिर आता है कि जब पृथ्वी क्या करती है, एक्सेलरेशन करती है, क्या करती है, घूमती है, घूर्णन करती है, आपस में क्या करती है, आपस में क्या घूमेगी, एक सापेक्ष चाल से क्या करती है, गति करती है, अपनी ही दूरी पर क्या करती है, घूमती है। तो उस पर उस समय क्या होता है, जी का मान क्या होता है, कम होता है। इसको हम लिखेंगे घूर्णन गति बढ़ने पर क्या होता है, जी का मान कम होता है। गति बढ़ने पर जी का मान क्या होगा, कम होगा, घूर्णन होगा तो जी का मान कम नहीं होगा, ठीक है। और यदि घूर्णन गति घटती है तो जी का मान क्या होगा, बढ़ेगा। तो देखिए आपस में मतलब स्टेट पॉइंट पर ऐसे घूमने की घूर्णन गति कहते हैं, ये तो आपको पता ही है। यदि घूर्णन गति पृथ्वी की तेज होगी तो जी का मान क्या होगा, कम होगा, और घूर्णन गति अगर कम होगी तो जी का मान ज्यादा अच्छे तरीके से उसको खींच पाएगा, ठीक है। ठीक है, और पृथ्वी के मिड पॉइंट पर मतलब कि यदि पृथ्वी है और उसके सेंटर में क्या किया गया, ठीक है, जैसे ये पृथ्वी है और उसके सेंटर, देखिए इस एग्जाम्पल देके समझा रहे हैं तो चीजें समझने की कोशिश कीजिए, जितना आप लोग समझोगे उतना अच्छी तरीके से इसको कर पाओगे, ठीक है। यदि हम पृथ्वी को खोदते हो, यहाँ पे क्या है, पृथ्वी का केंद्र है, ठीक है, ये क्या है, पृथ्वी का केंद्र है। तो यहाँ पर कोई भी वस्तु होगी तो उसका जी का मान क्या होगा, शून्य होगा, और उसका मास क्या रहेगा, नियत रहेगा, मतलब कि जितना रहेगा उतना ही रहेगा, चेंज थोड़ी ना होगा। जी का मान केंद्र पर किसी भी वस्तु का क्या हो जाएगा, बिल्कुल एक तरीके से शून्य हो जाएगा, ना वो बढ़ेगी ना बढ़ेगा ना घटेगा, बिल्कुल नियत, बस उसके अंदर क्या रहेगा, मास रहेगा, ठीक है, क्या रहेगा उसका मास, मतलब कि भार अकेला रहेगा। एक पॉइंट और है, यदि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन गति को क्या कर दे, पूरी शून्य कर दे, तो सभी जगह क्या होगा, जी का मान क्या होगा, बढ़ेगा, परंतु यह परंतु क्या होगा, और ध्रुवों पर भी और ज्यादा होगा, मतलब कि सबकी अपेक्षा में ध्रुव पर हमेशा बढ़ता ही रहेगा। अगर पृथ्वी अपना घूमना बंद कर दे तो क्या होगा, विषुवत रेखा सॉरी घूमना बंद कर दे, घूर्णन गति बंद कर दे, तो जी का मान सब जगह क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी, और जो अपना क्या बोलते हैं पोल्स है वहां पे और ज्यादा वृद्धि हो जाएगी, मतलब अगर यहाँ पे 9 है, अगर यहाँ पे 10 हो जाएगा तो वहाँ पे 10.24 भी हो सकता, मतलब कुछ ज्यादा बढ़ेगा, सबकी अपेक्षा में ध्रुवों पर अधिक तेजी से क्या होगा, बढ़ेगा। और यदि विषुवत रेखा पे सर्वाधिक तथा ध्रुवों पे सबसे कम होता है, ठीक है, मतलब कि अगर घूर्णन गति सॉरी इसमें गलत पॉइंट बोल गए, यदि घूर्णन गति मतलब पूर्णता, मतलब कि अगर बिल्कुल भी नहीं घूमे, एक स्थिर पॉइंट में रहे, सूरज के भी चक्कर लगा रही है और स्थिर, मतलब सूरज के चक्कर भी नहीं लगाए और स्थिर पॉइंट में हो जाए, तब क्या होगा, तो घूर्णन गति कर रही, सूरज के चक्कर लगा रही, तब तो सब जगह बढ़ेगा, ठीक है। और यदि सूरज के भी चक्कर लगाने बंद कर दे और एक जगह स्थिर हो जाए, तो क्या होगा, ये इसकी पृथ्वी के क्या होगा, ध्रुवों पर शून्य हो जाएगा, क्या हो जाएगा, जी का मान, और सब जगह क्या होगा, सबसे अधिक बढ़ जाएगा, किसमें सबसे ज्यादा कहाँ बढ़ेगा, विषुवत रेखा पर, जहाँ पर अभी सामान रहता है विषुवत रेखा पर वहीं पे सबसे ज्यादा होगा। और घूर्णन गति अगर बिल्कुल बंद होने के बाद पोल्स पे कम हो जाएगा, मतलब खत्म ही हो जाएगा एक तरीके से, बिल्कुल कम, शून्य के समथिंग हो जाएगा, बिल्कुल कम नहीं होगा, खोज नहीं आए उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। फिर आता है भार ई सॉरी भार, भार क्या कहलाता है, देखिए अब नेक्स्ट वाला पॉइंट है इसके अंतर्गत, वो क्या है, भार। इसमें अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हो आप लोग, कमेंट में डाउट क्लियर करते हैं, अगर पूछते हो तो। फिर आता है नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास, जिसको हम कहते हैं भार, क्या कहते हैं, भार या लोड। अगर आपको किसी के भार की परिभाषा देनी है तो आप किस तरह से दोगे,
कैसे दोगे, मतलब कि भार क्या होता है? यदि आपको किसी वस्तु का भार निकालना है तो भार क्या होता है? यदि किसी वस्तु, ठीक है, जैसे कि यदि कोई वस्तु पृथ्वी के कक्षा में स्थित है या पृथ्वी के ऊपर स्थित है, तो वह जिस बल से पृथ्वी उस वस्तु को खींचती है उसे क्या कहते हैं? भार कहते हैं। पृथ्वी जिस बल से किसी वस्तु को क्या करती है? खींचती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? भार कहते हैं। जैसे कि ये पृथ्वी है, ठीक है, और ये कोई वस्तु है, यहाँ पर तो पृथ्वी के केंद्र की तरफ कोई भी वस्तु को सबका क्या लगेगा? खींचेगी, चाहे तो वो कहीं पे भी खींचेगी कि नहीं खींचेगी। तो ये भार किसकी तरफ रहेगा? केंद्र की तरफ खींचने का प्रयास करेगी। कहीं पे भी स्थित हो, यहाँ यहाँ कहीं पे भी हो, तो किस तरफ खींचने का प्रयास करेगी? केंद्र की तरफ खींचने का प्रयास करती है पृथ्वी। तो पृथ्वी जिस किसी वस्तु को पृथ्वी अपनी तरफ जिस बल से खींचती हो तो उसे हम क्या कहते हैं? भार कहते हैं। मतलब कि पृथ्वी किसी भी वस्तु को अपने केंद्र की ओर जिस बल से खींचेगी तो वह उस वस्तु का क्या कहलाएगा? भार कहलाएगा। ठीक है, क्या कहलाएगा? भार कहलाएगा। ठीक है, और भार को ऐसा ही मात्रक में W से क्या करते हैं? प्रदर्शित करते हैं। किस से प्रदर्शित करते हैं? W से। मतलब क्यों करते हैं? क्योंकि ऐसा ही मात्रक बहुत इंपॉर्टेंट है, और यह एक क्या होगी? सदिश राशि होगी। क्यों होगी? क्योंकि ये केंद्र की तरफ खींची जा रही है, एक दिशा की तरफ खींची जा रही है, इसलिए इसके ऊपर वेक्टर आएगा। और इसका मात्रक क्या होगा? इसका मात्रक होगा न्यूटन। क्या होगा इसका मात्रक? इसका मात्रक होगा न्यूटन होगा। क्यों होगा? क्योंकि यह एक सदिश राशि है, मतलब इसलिए नहीं होगा क्योंकि एक बल लग रहा है इस पर, पृथ्वी की तरफ से एक बल लग रहा है ना खींचने की तरफ, इसलिए इसके देखो बल पृथ्वी के केंद्र से लग रहा है तो बल ही लग रहा है, और कोई तो बल नहीं लग रहा है, कोई घर्षण वर्षण कुछ नहीं, सिर्फ ओनली बल। तो बल के लिए क्या होता है? एफ का मात्रक होता है न्यूटन। ठीक है, और इसको एफ बराबर एम में लिखते हैं। ठीक है, अब आता है, देखो भार आ गया, आपको समझ कि पृथ्वी की तरफ कोई वस्तु जो किसी जिस बल से पृथ्वी अपनी तरफ किसी वस्तु को खींचती है उसको हम क्या कहते हैं? भार कहते हैं, जिसको W से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। अब क्या करते हैं? भारहीन वस्तु कब पता चलती है? जब जैसे कि कोई वस्तु है उसको हमें भारहीन पता करना है कि ये भारहीन कब हो जाएगी, तब हम क्या करेंगे? भारी मतलब वेटलेस। ठीक है, मतलब कि वेटलेस का करेगी। ठीक है, भारीन का मतलब वो होता है कि जब कोई वस्तु अपना ही भार क्या करे, उसको मतलब उसका अपना ही क्या हो, जो भार हो वो क्या हो? नगन प्रतीत हो, मतलब कि उसको कोई बल नहीं लगे उस पर, और बिना बल के ही क्या लगे? हल्की लगे, खुद को स्वयं को क्या लगे? हल्की लगे। इसलिए इसको क्या कहते हैं? भारहीन कहते हैं। वस्तु का अपना भार क्या लगे? नगण्य प्रतीत हो। इसमें दो परिस्थितियां बनती हैं, जैसे फर्स्ट एंड सेकेंड। दो परिस्थितियां कौन कौन सी है? पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा उपग्रह, ठीक है, उपग्रह जो क्या कर रहा है? पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है, तो उसको क्या वहां वो उपग्रह कैसा होगा? पृथ्वी की तुलना में एक भारहीन होगा, क्योंकि पृथ्वी उसको खींच नहीं पा रही है। वो पृथ्वी के उस एरिया क्या कर रहा है? चक्कर लगा रहा है, जिसमें क्या होता है? एक बेल्ट होता है, मतलब कि वो पृथ्वी ना उसको खींच पाती ना वो पृथ्वी को खींच पाता है, इसलिए वो उपग्रह कहलाता है। पृथ्वी के चारों चक्कर लगाया तो क्या होगा? भारहीन उपग्रह होगा। उसको भारहीन मतलब वहां पे हीन प्रतीत होगा, उसको अपना भार ही नहीं लगेगा। ठीक है, और अगर पृथ्वी की कक्षा में आ गया तो उसको खींच लेगी। जब खींच नहीं पा रही है तो एक उपग्रह की तरह वो चारों तरफ चक्कर लगा रहा है। तो पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा उपग्रह कैसा प्रतीत होगा? उस पर भारहीन प्रतीत होगा। जैसे कि एस्ट्रोनॉट करता है, एस्ट्रोनॉट जाते हैं चांद पर तो उनको भी भारहीन प्रतीत होता है, या स्पेस में जाते हैं तो भारहीन प्रतीत होता है, क्योंकि स्पेस शटल पृथ्वी के चारों क्या कर रहा होता है? चक्कर लगा रहा होता है। ठीक है, फिर आती है सेकंड बात, जब लिफ्ट लिफ्ट टूट जाने पर नीचे लिफ्ट
टूटने पर, जब नीचे गिरते हैं तब भारहीन प्रतीत होता है। ठीक है, क्या होता है, लेफ्ट टूटने पर भारहीन प्रतीत होता है। और थर्ड पॉइंट इसमें आता है, केंद्र पर बैठा व्यक्ति को भी भारहीन प्रतीत होगा। उसमें कोई बल ही नहीं लगेगा तो उसको भारहीन प्रतीत होगा। ठीक है, केंद्र पर बैठा हुआ व्यक्ति, पृथ्वी के केंद्र पर बैठे हुए व्यक्ति को कैसा लगेगा, भारहीन प्रतीत होगा। ये थ्योरी दी गई है। अब देखिए ये थ्योरी पे देखिए, पृथ्वी के केंद्र में कोई जाके बैठ तो सकता नहीं, लिफ्ट टूटने पे कर सकते हैं, उपग्रह पे कर सकते हैं। ये तीसरा पॉइंट साइंटिस्ट ने इसलिए दिया क्योंकि जब पृथ्वी के केंद्र पर पहुंच जाएंगे तो वहां पर कोई बल ही नहीं होगा। जब बल नहीं होगा तो भारहीन प्रतीत होगा। ठीक है, अब आता है अब केंद्र बल। अब इसमें आपको बताएंगे कि ये उपग्रह किस टाइप से वर्क करता है या कैसे वर्क करता है कि इस पर भारहीन प्रतीत होता है। अब केंद्र बल कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीपिटिकल फोर्स, अभी केंद्रीय सेंट्रीपिटिकल फोर्स। ठीक है, अभी केंद्रीय बल। ठीक है, इसमें एक तरीके अब केंद्रीय बल को समझाने के लिए एक उदाहरण बताया गया है। जैसे कि कोई उपग्रह है जो पृथ्वी का क्या लगा रहा है, चक्कर लगा रहा है, जैसे कि चंद्रमा। ठीक है, तो पृथ्वी क्या करती है, पृथ्वी के पास क्या होती है, ग्रेविटी जी होती है। पृथ्वी जी से क्या करती है, तो उस चंद्रमा को खींच सकती है। बट यदि कोई वृत्ताकार वस्तु, सॉरी ये नहीं होगा, यदि पृथ्वी से मून क्या है, एक सेंट्रीपिटिकल फोर्स के अकॉर्डिंग क्या करता है, वर्क करता है। पृथ्वी का मास चंद्रमा को खींचने का प्रयास करता है और चंद्रमा का मास पृथ्वी को खींचने का प्रयास करता है। ठीक है, तो इसके बीच में क्या होता है, एक बॉन्ड होता है, एक दो बलों का क्या होता है, संतुलन होता है। ये भी खींच रहा है, ये भी खींच रहा, तो इसके बीच में क्या होता है, अभी केंद्रीय बल क्या हो जाता है, क्रिएट हो जाता है, क्योंकि चंद्रमा क्या कर रहा होता है, मूव कर रहा होता है। जब यहाँ से खींचती है, जब यहाँ पे फोर्स लगता है तो चंद्रमा यहाँ पे आ जाता है, जब यहाँ से फोर्स लगता है तो चंद्रमा यहाँ पे आ जाता है। और चंद्रमा जब इसको खींचने का प्रयास करता है तो चंद्रमा की पोजीशन क्या हो जाती है, टाइम टू टाइम पे चेंज होती रहती है। तो इसके बीच में क्या लगता है, अभी केंद्रीय बल या सेंट्रीपिटिकल फोर्स लगता है, जिससे क्या होता है, दोनों बलों को क्या करता है, वो संतुलित करता है। और चंद्रमा पृथ्वी क्या लगाता है, चक्कर लगाता रहता है लगातार। ठीक है, क्योंकि टाइम के अकॉर्डिंग ये चेंज होता रहता है। ठीक है, पोजीशन चेंज होती रहती है और चंद्रमा लगातार चक्कर लगाता रहता है। और ना पृथ्वी चंद्रमा को खींच पाती है, ना चंद्रमा पृथ्वी को खींच पाता है। अगर चंद्रमा पृथ्वी का पानी ही क्या करता है, खींच पाता है, जिससे ज्वार भाटा आता है। और ये किस बल पर कार्य करता है, अभी केंद्रीय बल पर कार्य करता है या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पर। ठीक है, और जैसे कि एक और अच्छा उदाहरण है, सूरज क्या है, सूरज पृथ्वी सूरज के चारों ओर चक्कर लगाती है, ये भी एक उदाहरण है। जैसे नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं
और मून पृथ्वी के चारों ओर क्या लगाता है, चक्कर लगाता है। ठीक है, ये इसके उदाहरण हो गए। अब आता है अब केंद्रीय बल, ये होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इसमें क्या होता है, इसमें भी यही चीज वर्क करती है। देखिए कैसे करती है। अब केंद्रीय बल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, इसमें क्या करती है, इसमें पृथ्वी का केंद्र, पृथ्वी का केंद्र क्या करता है, केंद्र, ये पृथ्वी है, इसका केंद्र क्या है, सेम फोर्स कर रहा है। ठीक है, बट जो पृथ्वी का केंद्र इसको खींचने का प्रयास कर रहा है, तो इसके पास भी केंद्र होगा, होगा या नहीं होगा, मून के पास भी। देखिए दो फोर्स हैं, अब केंद्रीय बल और अभी केंद्रीय बल, इन दोनों का ध्यान रखना। इसके पास भी कुछ होगा, तो ये बल क्या होंगे, संतुलित होंगे। क्या होंगे, ये बल संतुलित होंगे। ठीक है, ये क्या होंगे, अब केंद्रीय बल, और इसका भी अब केंद्र होगा, इसका भी बंद केंद्र होगा। तो अब केंद्रीय बल क्या होता है, इसका परिणाम ही अब केंद्रीय बल क्या होता है, शून्य होता है। ठीक है, क्यों होता है, क्योंकि देखिए इसके पास भी मास है, ये भी खींच रहा है, ये भी खींच रहा है, बट कोई वर्क नहीं हो रहा है। तो इसका क्या होता है, अब केंद्रीय बल हमेशा शून्य होता है। अगर इसका अब केंद्रीय बल में कुछ ना कुछ नंबर्स आते हैं, तो ये क्या करता है, चांद को ऑटोमेटिक ही खींच लेता पृथ्वी पर, या पृथ्वी सूरज की तरफ खींची चली जाती, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की तरफ खींच लेता। इस तरह से क्या होता था, अब केंद्रीय बल पर काम करता है। अब केंद्र हमेशा क्या होता है, शून्य होता है। अगर आप केंद्रीय बल में किसी प्रकार की पॉइंट आते हैं, उसमें बल आता है, तो वो उस ग्रह को क्या करता है, अपनी केंद्र की ओर क्या करता है, खींचने का प्रयास करता है। बट एक अभिकेंद्री बल और एक अपकेंद्री बल, ये दोनों को क्या होता है, एक तरीके से सेम डायरेक्शन में होते हैं। बट अभिकेंद्रीय बल क्या होता है, या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या करता है, इसको बैलेंस करता है। अगर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बैलेंस नहीं होता है, तब अभिकेंद्रीय अपकेंद्रीय या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या करता है, काम करता है। ठीक है, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और सेंट्रीपिटिकल फोर्स, अगर सेंट्रीपिटिकल फोर्स में या अभी केंद्र बल में, जो हमने पहले बताया था, अगर उसमें थोड़ा सा भी क्या आता है, संतुलन की स्थिति खराब होती है, असंतुलन आता है, तब अब केंद्रीय बल क्या करता है, ये वर्क करने लगता है। ठीक है, तो किसी भी देखिए प्लैनेट्स की देखिए इतनी अच्छी तरीके से डिजाइनिंग की गई है कि उस चीज को हम देखने में भी क्या है, मतलब सोचने या समझने में भी वैज्ञानिकों ने कितना अपना टाइम दिया है। देखिए जिस चीज में टाइम दिया उसमें सफलता पाई, जिस चीज में आप टाइम नहीं दोगे तो सफलता किस टाइम कैसे पाओगे। इसलिए हर किसी में क्या दीजिए, आप वर्क करते हैं अपना, तो उसमें टाइम जितना दे सकते हो उतना दीजिए। कितना अपना पर्सनली चीज़ों को छोड़कर और भी चीज़ों में वर्क को टाइम दोगे, जिस चीज़ को दोगे टाइम, वो आपकी कदर करेगी। कदर करोगे जिस चीज़ की और टाइम दोगे, तो वो आपको एक अच्छा रिजल्ट देगी। ठीक है, इसके बाद आता है ये वाला हो गया। और ये कैसे काम करता है साइंटिफिक को, जैसे कि मौत का कुआं, सर्कस में मौत का कुआं चलता है, उसमें क्या करते हैं, एक गाड़ी को क्या करते हैं, कुएं के चारों वर्टिकल उसमें, ठीक है, हॉरिजॉन्टल नहीं वर्टिकल में कुआं होता है, उसमें क्या करते हैं, बाइक को क्या करते हैं, चलाते हैं। और कपड़ा सुखाने की मशीन, मतलब कि वॉशिंग मशीन भी क्या करती है, अब केंद्र बल पर क्या करती है, वर्क करती है। कपड़ा साइड में रहता है और पानी क्या होता है, बीच में खींचकर आ जाता है। और आता है दूध से मक्खन निकालने की मशीन भी, अधिकतर मशीनें क्या होती है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पर ही काम करती हैं, जी आपको भी पता है। मतलब उस वस्तु को क्या करती हैं, भारहीन प्रतीत करा देती हैं, और उसमें जो भी जिसमें छोटे वो होते हैं ना, जैसे पार्टिकल्स, उसको क्या करते हैं, खींचकर बीच में ले आती है। जैसे कि दूध से मक्खन निकालना, ठीक है, कपड़े सुखाना, मौत का कुएं में, मतलब आदमी किस तरह से वो वहां पर इस एक फोर्स के जरिए क्या होता है, जमा रहता है, मतलब कि हटता नहीं है, गिरता नहीं है। ठीक है, फिर आला हमारा नेक्स्ट वाला टॉपिक है गुरुत्वीय केंद्र या सेंटर ऑफ ग्रेविटी एवं बैलेंस। ठीक है, हमारी नेक्स्ट वाली क्लास में होगा, उसमें बहुत सारी चीज़ों को आपको बताया जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इसमें इतना ही। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके।